हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विजय कोड में। मैं हूं आपका अपना फिजिक्स टीचर विजय कुमार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स का लाइट चैप्टर। यहीं से शुरुआत करेंगे और हम पूरा फिजिक्स का सिलेबस कवर करेंगे। क्यों कवर करेंगे सिर्फ फिजिक्स का? बेटा, आई एम क्लियरली स्टेटिंग दैट आई एम नॉट ए साइंस टीचर, आई एम जस्ट ए फिजिक्स टीचर। हाँ, ये मेरी गारंटी है कि फिजिक्स पोर्शन आपका एकदम क्लीन होगा, आप कभी भी समस्या में नहीं आएंगे। बोर्ड शुरू हो गया है, चिंता की बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं बेटा? पढ़ने वाले हैं लाइट चैप्टर। पहला टॉपिक कौन सा आता है? रिफ्लेक्शन आता है। क्या आता है? रिफ्लेक्शन आता है। चलिए, सबसे पहले हमें जानना है लाइट क्या है, लाइट की डेफिनेशन क्या है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। समझ आया? क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। लाइट से ही तो देख पा रहे हैं चीजों को। लाइट नहीं होगी, अभी अंधेरा कर दो इसी रूम में जहां मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, यहीं पे अंधेरा कर दोगे, कुछ नहीं दिखेगा, ना कैमरे में दिखेगा ना मुझे दिखेगा। राइट? तो लाइट क्या कर रही है? किसी भी सोर्स से लाइट आती है, ऑब्जेक्ट पे टकराती है, उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होती है, हमारी आंखों में सेंसेशन जाती है, सिग्नल जाता है ब्रेन को, देन वी कैन सी इट। सर, आंखों से देखते हैं या ब्रेन से? ये सोचने वाली बात है, आंखों से देखते हैं या ब्रेन से। देखो बेटा, आंखें सिर्फ सिग्नल भेजने का काम करती है, जो इमेज इंटरप्रिटेशन का काम है वो है ब्रेन का। तो टेक्निकली हम कैसे देख रहे हैं? टेक्निकली वी आर वॉचिंग थ्रू आवर ब्रेन। अगर हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करना ही बंद कर देगा तो हम चीजों को नहीं देख पाएंगे। ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, उसके थ्रू सिग्नल जाते हैं ब्रेन को। राइट? चलिए, कोई बात नहीं, दैट विल बी लेटर टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो डेफिनेशन क्या हुई? लिख लो बेटा। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। अब इसकी एक प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि इट हैज रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन का मतलब हुआ कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, जैसे सन से आ रही है स्ट्रेट लाइन में आ रही है, ऑब्जेक्ट पे टकराई, रिफ्लेक्ट हुई, हमारी आंखों में सिग्नल गया, आई ने किसको? ब्रेन को सिग्नल भेज दिया, ब्रेन ने क्या किया? इमेज को इंटरप्रेट किया। तो ये बेसिकली क्या है? तरीका क्या है? सोर्स से लाइट आएगी, लाइट टकराएगी ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट से जो लाइट टकराने के बाद आंखों के पास जाएगी, आंखें हमें बताएंगी कि ये ऑब्जेक्ट किस तरीके का है। हम फिर वो सिग्नल्स कहां जाएंगे? ब्रेन को जाएंगे, और ब्रेन के थ्रू हम देख पाएंगे। ठीक है बेटा? लाइट में आपको डेफिनेशन जरूर याद रखनी है। डेफिनेशन क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। ध्यान रखना, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। काम क्या है? इनेबल करती है। क्या इनेबल करती है? टू सी ऑब्जेक्ट्स। किसको इनेबल कर रही है? हमें इनेबल कर रही है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को देखने में काम आती है, इसको हम लाइट कहते हैं। डायरेक्टली मूविंग ऑन टू द चैप्टर, जिसमें हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी अभी मैंने बताया कि लाइट रिफ्लेक्ट होके जाती है, तब आंखों में हमारे पास दिखाई देती है। राइट? तो अब यहां पे देखो बेटा, मैंने क्या किया है? मैंने यहां पे, इसको भूल जाओ, इसको नहीं कंसीडर करना अभी, अलग ही, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, इंसिडेंट रे है। यहां पे हमने मिरर ले लिया है बेटा। ये क्या लिया है? मिरर। मैंने इस स्लाइड में इंफॉर्मेशन आधी अधूरी इसलिए रखी है ताकि मैं तुम्हें ऑन द स्पॉट बताता रहूं, आप लोग लिखते रहें, आदत ना छूटे लिखने की। ठीक है? तो यहां पे स्ट्राइक की और चली गई, स्ट्राइक की और चली गई।
पहली बात तो लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए हम ये मान के चलते हैं इफ यू नीड 100% रिफ्लेक्शन देन द सरफेस शुड बी स्मूथ। पहली बात तो स्मूथ सरफेस होना चाहिए। दूसरा, एक साइड जो है उसकी जो अपोजिट साइड है दैट मस्ट बी पेंटेड प्रॉपरली। इसकी दूसरी साइड पे क्या है बेटा, पेंट कर रखा है। अगर पेंट नहीं करेंगे तो लाइट इसके अंदर से चली जाएगी और अंदर से जाएगी तो क्या होगा, अंदर से जाएगी तो रिफ्रैक्शन होगा। दैट इज आवर सेकंड टॉपिक, वो हम बाद में करेंगे। अभी हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या हुई, इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज व्हेन दे स्ट्राइक अ सरफेस। बाउंस बैक कर जाती हैं, जैसे बोल लेते हैं ना बेटा, हम ऐसे दीवार में मारते हैं, बाउंस बैक करके आ जाती है। दीवार सरफेस है, टकरा के हमारे पास ही वापस आ गई, जिस मीडियम से गई थी उसी मीडियम में आ गई। यहां पे जरूरी चीज क्या है, जरूरी चीज ये है बेटा कि ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन मीडियम चेंज नहीं होता है। मतलब ये हुआ मीडियम, क्या हुआ सर, मीडियम हुआ ये बेटा कि यहां से एयर से आ रही थी, यहां पे मिरर पे स्ट्राइक करेगी और वापस से एयर में चली जाएगी। लोगो ढक दिया मैंने, मेरा दिखाई दे रहा है, फिजिक्स विजय कोड। चैनल सर्च कर लें बेटा, चैनल सर्च करो, सब्सक्राइब करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो लाइट रे आई, सरफेस से टकराई, वापिस चली गई। दिस इज द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस। एक स्मूथ सरफेस से टकराने के बाद वापिस चली गई, ठीक है। इसी में आपको बेटा क्या क्या याद रखना है, यहां पे देखना ध्यान से, मैं एक एक चीज बताऊंगा, इनको भूलना नहीं। क्यों, क्योंकि तुम लोग क्या करते हो, जल्दबाजी करते हो एग्जाम्स के दौरान, और एग्जाम्स के दौरान जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। क्यों अच्छी नहीं है सर, इसलिए अच्छी नहीं है बेटा क्योंकि जब आप यहां पे ध्यान दोगे, अभी जो बोर्ड एग्जाम हुए हैं उनमें हमारा एक बहुत ही अच्छा बच्चा, नाम नहीं लूंगा बेचारे को अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने 10 बार बताया था कि बेटा ये नॉर्मल है। हम क्या करते हैं, सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये डॉटेड जो लाइन है इसका नाम है नॉर्मल। जो रे इंसिडेंट होगी, दिस इज योर इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल है जिसको मैंने आई लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन है। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। स्ट्राइक करके वापस चली गई, रिफ्लेक्ट हो गई, तो रिफ्लेक्टेड रे और फिर से नॉर्मल के बीच में जो एंगल है ये भी मेंशन्ड है, ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही किसके साथ बनेंगे बेटा, नॉर्मल इनमें कॉमन होगा। इंसिडेंट रे नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। याद रहेगा, वेरी गुड। लेकिन एग्जामिनर भी तो चालाक है ना बेटा, एग्जामिनर क्या करेगा, ये वाला एंगल दे देगा। इसको देने के कई तरीके हैं। एक तो इस एंगल का डायरेक्ट नाम है बेटा एंगल ऑफ ग्लांस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ ग्लांस। ग्लांस ऐसे सरफेस के साथ एंगल, किसके साथ, सरफेस के साथ एंगल। तो सरफेस के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बना रही है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ ग्लांस, ग्लांसिंग एंगल भी बोलते हैं। तो समटाइम्स ड्यूरिंग द एग्जाम्स आप लोग जल्दबाजी में क्या करते हो, आपको एंगल ऑफ ग्लांस गिवन होता है, हो सकता है वो बताए भी ना कि एंगल ऑफ ग्लांस है, वो बता देगा इंसिडेंट रे मेकिंग एन एंगल विद द सरफेस। ये है बेटा सरफेस। तो अब सरफेस के साथ इसने एंगल बना लिया, ये सरफेस हुआ, ये तुम्हारी नॉर्मल और ये नॉर्मल था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तुम्हारी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे थी। अब उसने क्या किया है, उसने स्मार्टली खेला और आपको ये वाला एंगल दे दिया 30 डिग्री। आपने क्या देखा, अरे एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकला है 30 डिग्री आ गया। गलत है बेटा। क्यों,
क्योंकि ये नॉर्मल जो आपने ड्रॉ किया है ये पूरा एंगल बना रहा है 90। अब आपको ये नीचे का एंगल गिवन है 30, तो ऊपर का जो बचा वो कितना बचा, 60 डिग्री बचा। कितने डिग्री बचा, 60 डिग्री। राइट, याद रखेंगे बेटा, क्या क्या याद रखेंगे कि जो सरफेस है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल स्ट्रेट जैसे मैं खड़ा हूं। राइट, ये होगा हमारा नॉर्मल। राइट, और जो रे आ रही है, द इनकमिंग रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस। याद रखना बेटा, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रे चली गई। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। याद रहेगा, गुड। कहां कंफ्यूज नहीं होना है, यहां कंफ्यूज नहीं होना है जहां बेटा मैंने आपको कहा है कि एंगल ऑफ ग्लांस अगर गिवन है देन डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। एंगल ऑफ ग्लांस गिवन है तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये एंगल ऑफ ग्लांस है बेटा, कौन सा एंगल है ये, एंगल ऑफ ग्लांस, ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं। तो सरफेस के साथ वाले एंगल को आप ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज हो गए तो बेटा क्या होगा, आपका 2 नंबर का 3 नंबर का न्यूमेरिकल आप गलत कर दोगे, और गलत कर दोगे तो फिर हमारे पढ़ाने का क्या फायदा, फिर हमारे पढ़ाने का क्या फायदा। अगर आप हमारे होते हुए ये गलतियां कर दोगे तो कैसे मजा आएगा, नहीं मजा आएगा बेटा। चलिए, रिफ्लेक्शन पता चल गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पता चल गया। बिफोर वी मूव टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वैसे टेक्निकली टॉपिक, लेकिन हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन और कंसीडर कर लेते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन अभी अभी बताया ना, मैंने कहा था स्मूथ सरफेस से करा रहे हैं हम रिफ्लेक्शन। अरे सर ऐसे कैसे, जरूरी थोड़े स्मूथ सरफेस हो, सरफेस तो रफ भी तो हो सकता है। तो जो रफ सरफेस होगा उस रफ सरफेस को भी तो कुछ ना कुछ कहते होंगे। यहां पे क्या है बेटा, सबसे पहले जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है इसको हम बोलते हैं बेटा स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, स्पेक्युलर, स्पेक्युलेट करते हैं ना वो वाला, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। क्या नाम है, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन नाम है बेटा। रेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि अगर ये सरफेस है स्मूथ, कैसा सरफेस है, स्मूथ सरफेस चाहिए। कैसा सरफेस चाहिए बेटा, स्मूथ सरफेस चाहिए। अब यहां से अगर मान लो 2 पैरेलल रेज आ रही थी, स्ट्राइक करेंगी, वापस जाएंगी, ऐसे जाएंगी। अब होगा ये कि ये दोनों पैरेलल आ रही थी। कैसे आ रही थी, पैरेलल आ रही थी बेटा। और ये स्ट्राइक होने के बाद भी कैसे जाएंगी, पैरेलल जाएंगी। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्मूथ सरफेस, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन या फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन व्हाट हैपेंस इफ देयर इज इर्रेगुलर सरफेस या फिर रफ सरफेस। तो रफ सरफेस से होने वाले रिफ्लेक्शन का नाम यहां पे दिख रहा होगा आपको, क्या नाम है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो सर, याद नहीं होगा तो भूल जाओगे। अब यहां पे देखो एक रफ सरफेस दिखा दिया, इसमें बम्प्स हैं, ऊपर जा रहा नीचे जा रहा, ऊपर जा रहा नीचे जा रहा है। होगा क्या, ये रेज हमने यहां पे इस पे पैरेलल फॉल कराई है, राइट। पैरेलल फॉल होने के बाद ये रे एक तो इधर चली गई, ठीक है, दूसरी इधर चली गई, तीसरी इधर, इधर। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन द इंसिडेंट पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन डू नॉट रिमेन पैरेलल, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं। अब जो नॉर्मल रिफ्लेक्शन है जो हमने अभी अभी पढ़ा था, ये वाला जो स्मूथ सरफेस वाला रिफ्लेक्शन था, इसके तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हम प्लेन मिरर पढ़ते हैं, प्लेन मिरर में रोज चेहरा देखते हैं, हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स हैं नॉर्मली इसके स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन के। क्या तुम्हारे पास रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन का कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो हम कभी यूज करते हो?
माइक चल रहा है क्या? लग तो रहा है बेटा। चलो गुड। मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे पास डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का कोई एग्जाम्पल है? अगर होगा तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। एक मैं तुम्हें बता देता हूं। क्या है सर? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को हम एंडोस्कोपी में यूज करते हैं। कहां यूज करते हैं? एंडोस्कोपी में। कैसे यूज करते हैं? एंडोस्कोपी एक ऐसा प्रोसेस है बेटा जिसमें अगर मान लो हमारे स्टमक में, पेट में कोई प्रॉब्लम है, तो मान लो नॉर्मल प्रॉब्लम है तो अल्ट्रासाउंड वगैरह कर लेते हैं, या फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं, ऐसी नॉर्मली सूदिंग मेडिसिन दे देते हैं ताकि आराम हो जाए, है ना। खाना हल्का खाने को कह देते हैं। लेकिन मान लो देयर आर मेजर इश्यूज विद इन द स्टमक, तो क्या करेंगे? वो एंडोस्कोपी करते हैं, मतलब माउथ के थ्रू एक पाइप डालते हैं। उस पाइप पे फ्रंट में लगे होते हैं कैमरे और लाइट। तो वो लाइट क्या करती है? हमारा पेट में बिल्कुल स्मूथ सरफेस तो नहीं है, रफ सरफेस है, तो उस रफ सरफेस से अलग अलग एंगल पे वो लाइट क्या करती है? स्ट्राइक करती है अलग अलग एंगल पे, और उस अलग अलग एंगल पे जब वो रिफ्लेक्ट होकर आती है वो सारी इमेजेस कैप्चर कर लेता है कैमरा। है ना इंटरेस्टिंग? चलो अब मुझे आप क्या बताओगे? मुझे आप एक एग्जांपल बताओगे कमेंट सेक्शन में, किसका? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन यानी रफ सरफेस से होने वाले रिफ्लेक्शन का। हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे है बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं कह रहा था ना कि विल बी मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक। मैंने यहां पे कंटेंट ज्यादा नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा है कंटेंट ज्यादा? इसलिए नहीं रखा है क्योंकि कंटेंट ज्यादा रहेगा ना तो आपको ध्यान से दिखेगा, ना मुझे लिखने को जगह मिलेगी, और मैं लिखूंगा नहीं तो काय का टीचर हूं बेटा। चलो, सिर्फ ऐसे ऐसे करके काम नहीं चलेगा, लिखना पड़ेगा, राइट। तो तुम्हारी भी आदत ना छूटे, मेरी भी ना छूटे, राइट। चलो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। तीन ही तो चीजें कंपोनेंट है। अब ये तीनों कहां पे आके मीट कर रहे हैं? यहां पे। दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मार्क किया हुआ है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, राइट। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सब ऐसे फ्लैट सरफेस में आ गए हैं एक ही पॉइंट पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, राइट। तो ये क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है यहां पे, ये सब के सब एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा रूल क्या है सर? दूसरा रूल ये है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। मतलब I इज इक्वल टू R, I इज इक्वल टू R। एंगल ऑफ इंसिडेंस will always be equal to angle of reflection। क्या इस इंफॉर्मेशन से काम चल जाएगा? The answer is no। रूल्स तो आपको याद करने ही है, लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगा कंपटीशन लेवल की बात। क्या है कंपटीशन लेवल की बात? या फिर आपके एमसीक्यूज में बात कर लो। क्वेश्चन आएगा, आपने पढ़े हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है सर? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर इन द सेम प्लेन। नंबर 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एग्जामिनर जो एग्जाम सेट करने वाला है वो और ब्रिलियंट है, उसने क्या किया? चलो तो मुझे ये बताओ, स्पीड, वेलोसिटी दोनों सेम ही बात रहेंगी बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में स्पीड और वेलोसिटी बराबर होती है, ठीक है सर। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। रिफ्लेक्शन के बाद क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी चीज बदल गई। चारों ऑप्शन मान लो आपको दे दिए। अब समस्या ये है कि आपको तो बताया ही नहीं, है ना। तो ध्यान रखना बेटा, जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये है सोर्स की प्रॉपर्टी। सोर्स जहां से लाइट आ रही है, हम तो ज्यादातर सनलाइट की बात कर रहे हैं, तो सनलाइट इज कमिंग फ्रॉम सन।
क्या हम सन को रिप्लेस कर सकते हैं? द आंसर इज नो। सन रिप्लेस नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी। हाँ, अगर आप कोई और लाइट ले रहे हो, ट्यूबलाइट ले रहे हो या आर्टिफिशियल कोई लाइट ले रहे हो, तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। लेकिन आप एक टाइम पे एक ही लाइट में काम कर रहे हो तो ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, बिकॉज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स। फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड, स्पीड वेलोसिटी अनचेंज्ड, तो वेवलेंथ भी अनचेंज्ड होगी। एक फॉर्मूला है बेटा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, वेवलेंथ को बेटा इससे लैम्डा से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू वेलोसिटी। अब ये दोनों चीजें नहीं बदल रही तो तीसरी भी नहीं बदल रही, राइट? याद रखेंगे, रिफ्लेक्शन के दौरान कोई भी प्रॉपर्टी बदलती नहीं है। क्यों नहीं बदलती है ये मैंने आपको बता दिया है। चलिए, अब हमारा जो मेन पोर्शन है आफ्टर रिफ्लेक्शन पार्ट, हमें पढ़ने हैं स्फेरिकल मिरर्स और स्फेरिकल मिरर से होने वाला रिफ्लेक्शन। सबसे पहले तो स्फेरिकल मिरर्स को बनाया कैसे गया, मैंने यहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी दी नहीं है आपको, मैं अब दूंगा, ठीक है? ये जो स्फेरिकल मिरर्स बनते हैं, मैंने यहां पे एक होलोस्फेयर बना लिया है। इसमें से क्या करेंगे हम, ऐसे ये हिस्सा कट कर लिया, 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 कट कर लेंगे कर्व्ड सरफेस को। तो कर्व्ड सरफेस हमें ऐसा मिलेगा बेटा, जैसा यहां बना हुआ है, या तो ऐसा मिलेगा या ऐसा मिलेगा। ये तो एक ही है, दोनों की डायरेक्शन पलट दी है बस, राइट? अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें पेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पेंट। या तो हम बाहर की तरफ पेंट कर देंगे, आउटसाइड, ठीक है? अभी इसमें थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन आपको क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन ये चाहिए कि ये जो होलोस्फेयर था इसका एक सेंटर था। अब इसमें से मैं ये कर्व काटूंगा तो इसका भी तो सेंटर वही रहेगा, तो ये आ गया सेंटर। इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे, अभी हम सिर्फ ये इस पे बात कर रहे हैं कि अदर बाहर की तरफ पेंट कर दें। मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर इसलिए बताया क्योंकि मैं इसके रेफरेंस में बताऊंगा पेंट किस तरफ किया, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर पेंट किया है। दूसरा क्या कर सकते हैं, मान लो मैंने अंदर की तरफ पेंट कर दिया, तो भाई ये सेंटर के टुवर्ड्स पेंट कर दिया, ये सेंटर है ना, इस तरफ पेंट कर दिया मैंने। अब जिस तरफ पेंट कर दूंगा उस तरफ से तो लाइट नहीं रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट कहां से होगी? अपोजिट डायरेक्शन से। पहले मैंने क्या किया था, सेंटर से अवे पेंट किया था, अब सेंटर के टुवर्ड्स पेंट कर दिया है, राइट? अब यहां पे देखो बेटा, ये मान लो सेंटर इस तरफ है तो ये अवे पेंट किया हुआ है यहां। इस मिरर का नाम है कॉनकेव मिरर। व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखो रिफ्लेक्टिंग वो है जिस पे पेंट नहीं किया है, रिफ्लेक्टिंग कौन सा है? जिस पे पेंट नहीं किया है। तो कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन कैसे बताओगे? कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन बताओगे व्हेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइज टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ है, तो कॉनकेव मिरर है। दूसरा कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें क्या कर रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के टुवर्ड्स से पेंट कर रखा है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां हुआ? ये हुआ बेटा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। अरे सर स्फेरिकल मिरर तो बता दो। तो स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन यहां लिखी हुई है बेटा, मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ होलोस्फेयर। मतलब स्फेरिकल मिरर्स आर मिरर्स विच आर मेड फ्रॉम होलोस्फेयर। होलोस्फेयर के पार्ट है, ठीक है, होलोस्फेयर का हिस्सा है, ठीक है, याद रहेगा। चलो गुड, आई होप तुम्हें ये समझ आ गया। कॉनकेव मिरर के लिए क्या करेंगे? बाहर की सतह को पेंट करेंगे, अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा।
कॉन्वेक्स के लिए अंदर की सतह को पेंट करेंगे, बाहर रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा, डन। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ऑन द आउटर साइड, ये रहा, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन इनर साइड, ये रहा। याद रहेगा? गुड। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको 100% याद करनी है, समझनी है। क्या क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने बताया ही था। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। उस स्फीयर का सेंटर जिस स्फीयर से मिरर को बनाया गया, कौन से मिरर को? स्फेरिकल मिरर को, वो क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। फोकस, पैरेलल रेज या तो आके यहां पे मीट करेंगी, ऐसे ऐसे, या तो आके मीट करेंगी, या अपीयर्स टू मीट इन केस ऑफ द अदर मिरर विच इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के केस में वहां पे स्ट्राइक करते हुए, देखो इसमें क्या होता है? अंदर होता है बेटा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां होता है? बाहर होता है, सॉरी, पेंट अंदर की तरफ होगा। ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट। अब पैरेलल रेज आएंगी, ये तो टकरा के वापस चली जाएंगी, टकरा के वापस चली जाएंगी, तो हम इनको क्या करते हैं? रिट्रेस करते हैं पीछे की तरफ। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और दूर जाएगा बेटा, ये एफ हो गया। तो ये अपीयर्स टू मीट एट द पॉइंट विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस क्या है? प्रिंसिपल फोकस वो है बेटा जहां पे पैरेलल रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर